सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी मेंटर। आज हमारे चैप्टर नंबर 12 की तो अब हम इसमें ये मुझे बोलते बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ऑलरेडी 11 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें मैंने हर चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो 20 क्वेश्चन इंटू 20 इंटू 11, तो आप लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस का आप कंप्लीट कर चुके हैं, कितने एलिजिबल हो चुके हो आप, है ना। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 12 एटम को। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इफ एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is required to ionize the hydrogen atom। 13.6 एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है एक हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करने के लिए। देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 लेवल से हमको रिमूव करना है। तो ठीक है, तो en इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर, है ना। तो तो यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या हमें क्या डालना है, और हमें पता होता है कि जो डेल्टा ई इंफिनिटी जो हम रेफरेंस लेते हैं माइनस ई एन टू, हमें एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, इज इक्वल टू कितना होता है 0 प्लस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू 4, है ना। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 13.6 अपॉन 4 तो कितना निकल के आएगा आपका ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये रेफरेंस भी आना चाहिए, है ना। कि और ये फॉर्मूले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना है करिए, पर ये आपको आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका 13.3.4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैसे मैं ये बोलूंगा कि कुछ क्वेश्चंस के जो कुछ लेवल्स के लिए आप याद रखिए कि उनके लिए एनर्जी लेवल क्या होता है, या फिर उनके लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इन बोहर्स मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ, इनमें से कौन सा इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्या है? इसमें मेरा ये एक्चुअल में अपॉन है, h अपॉन 2 पाई है, h अपॉन 2 पाई है, यहाँ पे शायद अपॉन नहीं आया है ना। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि एच जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम am जिसको बोलते हैं, दैट इज जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है h, वो एम वी आर, एंड दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो हमें क्या बताना है कि इन बोर्स मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल कौन है? दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का अगर फॉर्मूला याद है आपको तो इसको आप मार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन मूवर्स मॉडल द एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल इज आर क्यू। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ थर्ड एटम, तो थर्ड फर्स्ट की दे रखी है, थर्ड की पूछी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, है ना। तो जब इसमें जब आप डालेंगे तो आर थ्री जो कितना आ जाएगा, यानी आर थ्री वो कितना हो जाएगा, वो होगा दैट इज 9r, है ना। क्योंकि क्योंकि हमें थर्ड की पूछी है, तो एन का स्क्वायर, एन यानी 3 का स्क्वायर 9, और आर एन इनिशियल कितनी दे रखी है, फर्स्ट की कितनी दे रखी है, वो आर नॉट दे रखी है। यहाँ पे ये एक्चुअल में ये आर क्यू ना होके ये आर नॉट है। ठीक है, तो दैट इज 3r नॉट। ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए the kinetic energy of electron in orbit of radius r in hydrogen atom is proportional to the kinetic energy किसके प्रोपोर्शनल है? देन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज के ई स्क्वायर अपॉन 2r, है ना। तो किसके प्रोपोर्शनल है? के तो कांस्टेंट है, तो ई स्क्वायर अपॉन 2r के प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन काइनेटिक एनर्जी। तो ई स्क्वायर अपॉन 2r देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ई स्क्वायर अपॉन 2r, है ना। चलिए फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन को भाग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को लग द रेशियो बिटवीन द बोहर रेडियसेस, बोहर रेडियस में रेशियो बोल रखा है, तो अब रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज आर एन एन स्क्वायर, है ना। तो ये तो इनिशियल काफी कांस्टेंट होगी, तो अभी एक्चुअल में किसका रेशियो होगा रेडियस में? तो लेवल का रेशियो होगा। अगर 1 2 3 होगा तो दैट इज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो दैट इज रेशियो इज 1 4 9 25 36, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए फॉर्मूला अगर आपको फॉर्मूला याद है रेडियस का तो आप बहुत आसानी से मार्क कर सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन वाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी, वाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद चाहिए, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू
आर कांस्टेंट है, दैट इज 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर है ना। तो और आर की वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू 10⁻⁷ अपॉन मीटर इनवर्स है ना। तो और आपको पता है कि जो और इसमें जो n की वैल्यू क्या देंगे जो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो दैट इज n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3। तो जो 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 एनर्जी मतलब जो लेवल्स होंगे वो n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3, क्योंकि बाल्मर के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप वैल्यू इन सारी चीजों को जब आप आर की वैल्यू डालेंगे n की वैल्यू डालेंगे तो आंसर निकल के आएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6557 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी है पहले से, तो आपको या मैं डायरेक्ट मार्क कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसमें सारे में ऑप्शन इन फॉर्मूले वैल्यू डालनी है और आपको निकालना है। मुझे मैं भी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ा सा वीडियो फिर लंबा खिंच जाए, कैलकुलेशन होनी, कैलकुलेशन भी आप आसानी से कर सकते हो, ऐसा कुछ इसमें ऐसी कोई बात नहीं है तो आप ना कर पाए। अगर कुछ नहीं होता नहीं कर पाने वाले तो मैं जरूर यहाँ करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है इन टर्म्स ऑफ Rydberg constant R, the wave number of first Balmer line। ठीक है, तो दैट इज 5, ये अच्छा ये अपॉन में है 5R अपॉन 36। क्यों, क्योंकि ऐसा सिंपल सा जो फॉर फर्स्ट बाल्मर सीरीज है, फॉर फर्स्ट बाल्मर लाइन, फॉर फर्स्ट बाल्मर लाइन दैट इज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R। 1 अपॉन फर्स्ट है तो n1 क्या हो जाएगा 2 माइनस n2 क्या हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर लेंगे दैट इज इक्वल टू 5 9 माइनस 4 अपॉन 36। ठीक है, दैट इज 5R अपॉन ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 की तरफ चल, नॉट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6, तो 13.6 eV है ना। फॉर द बॉल्मर थ्योरी ऑफ फॉर द बॉल्मर थ्योरी ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजैक्शन बिटवीन थर्ड टू फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो हमें ई डेल्टा इज इक्वल टू E4 माइनस E3 लेना पड़ेगा इसमें, दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, एन यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 13.6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन ये 3 है 9। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना, आप कैलकुलेशन भी बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं, कि कैलकुलेशन मैंने करा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला याद है, आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द nth ऑर्बिटल इज En। nth ऑर्बिटल में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी En। देन द एनर्जी इन द nth ऑर्बिटल ऑफ सिंगल आयनाइज्ड हीलियम, सिंगल आयनाइज्ड हीलियम के बारे में पूछा है। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, जेड के, जेड स्क्वायर की, सॉरी। तो अगर फॉर हीलियम के लिए जेड कितना हो गया, जेड हो गया 2, तो जेड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ En के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसकी अगर उसमें हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना हो जाएगा 1 और हीलियम के लिए 2। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, 4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4En। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला प्रोपोर्शनलिटी का याद है किस तरीके से प्रोपोर्शनल, तो आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, ऑन मूविंग अप इन द एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी इज। तो दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच में, एनर्जी स्टेट के बीच में डिफरेंस बताना है, तो दैट इज En इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, है ना। ये फॉर्मूला याद होगा तो आप बहुत आसानी से, यहाँ पर माइनस भी है ना। तो हमें इसमें कमेंट करना है कि वो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, या पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि दैट विल डिक्रीज, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट विल डिक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 5 6 2, है ना, डॉट डॉट करके 2 n इज इक्वल टू 3, है ना, करस्पॉन्डिंग टू, इनमें से किसके करस्पॉन्डिंग होता है वो, तो दैट इज फॉर द करस्पॉन्डिंग टू पास्कल सीरीज। अगर आपको ये याद है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 5 6
to n, that is for the Pascal series. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? As per the Bohr model, the minimum energy required to remove the electron from ground state to double ionized lithium atom Z is equal to 3 is, तो that is, ये आपको फॉर्मूला याद होगा, तो En is equal to -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, है ना। तो डेल्टा फॉर्मूला डालते हैं, डेल्टा E is equal to E infinite minus E1 that is equal to 13.6 Z square, and that is Z की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 13.6 into 9, तो that is equal to 12 122.4, तो 122.4 ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम सीरीज इन हाइड्रोजन एटम गिव्स द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ 4860, तो इनमें से कौन सा देता है? तो दैट इज फॉर द बाल्मर सीरीज का। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज स्पेक्ट्रल लाइंस में ये आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन 14 क्या बोला? इन टर्म्स ऑफ रेडियस कांस्टेंट आर, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम विल बी ऑफ वेवलेंथ। इनमें से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में बताना है और उसमें कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला डालो, वैल्यू निकालो, सिंपल सी चीज है, याद रखिए। तो फॉर्मूला क्या हो गया? E1 is equal to -13.6 अपॉन n is equal to, जब वो इनफाइनाइट में चला जाएगा तब वो शॉर्टेस्ट होगी। ठीक है, तो कहा जाएगा वो इनफाइनाइट से अपनी इनिशियल लेवल से, तो इनिशियल लेवल क्या है? n is equal to 2 से, तो जो इनफाइनाइट लेवल है तो इनफाइनाइट होगा, तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा मेरा फेस आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो इनिशियल लेवल की एनर्जी क्या होगी? -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, है ना। तो फ्रॉम n1 is equal to infinite to इनिशियल लेवल क्या है? n is equal to b, and that is 4 by r is the correct answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। the first model of atom in 1898 was proposed by, सबसे पहले जो एटम का मॉडल किसने प्रपोज किया था 1898 में? तो दैट इज जे जे थॉमसन। याद रखिए, आपको याद होना चाहिए, तो भाई 10th 11th 12th सब में पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है इन जाइगस Mercedes scattering experiment, the trajectory traced by a particle depends on, तो किस पे डिपेंड करती है? तो दैट इज इम्पैक्ट ऑफ द पैरामीटर, इम्पैक्ट ऑफ पैरामीटर पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? इन द जाइगस मर्सेडिस scattering experiment, the number of scattered particle detected आर मैक्सिमम एंड द मिनिमम एट स्कैटर्ड एंगल रिस्पेक्टिवली। तो मैक्सिमम कब होंगे? वो 0 पे, और मिनिमम कब होंगे? 180 डिग्री पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इन द जैगर मर्सेडिन scattering scattering experiment, in case of head on head collision, the impact parameter should be, तो head on head collision पे एक जो impact parameter वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। अगर आप देखा कभी आपने सिर से सिर लड़ाया तो दिक्कत ज्यादा होती है ना, तो that will increase। नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला? The Rutherford experiment suggests that the size of nucleus is about, Rutherford ने क्या सजेस्ट किया था कि उसका साइज किसके अबाउट है? मतलब क्या रफली साइज दिया था? दैट इज -10⁻⁻15 to 10⁻⁻14, ये ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला? Which of the following spectral series falls within the visual range of electromagnetic रेडिएशन? इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फॉल करती है? दैट इज बाल्मर सीरीज, आपको पता होना चाहिए। ये तो भाई आप सीरीज स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तभी आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी मतलब बाल्मर। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।